आज हमारे देश के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं सर। सबसे बड़ी चुनौतियां यह है कि आज हमारे देश की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ को पार कर चुकी है और इस वर्ष के प्रारंभ में बहुत लोग कहते हैं कि अब चीन से ज्यादा जनसंख्या आज हमारे देश में है। इसके बावजूद भी आज बेरोजगारी का जो दर है लगभग 7%, आज जनवरी में यह आंकड़ा आया है CMIE से, पिछले महीने 8% था। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश के लिए कितने कठिन परिस्थिति में है। एक तरफ हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ ही साथ अगर हम देखें कि गरीबी भी आज कोविड और विभिन्न कारणों के पश्चात आज गरीबी भी बढ़ रही है। अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज देना पड़ रहा है, अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री अनाज देना पड़ रहा है, बेरोजगारी का दर 7% है, तो आज हमारे देश में कितनी गंभीर चुनौतियां हैं इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, आज ही आरबीआई ने रेट दोबारा बढ़ाए 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि इन्फ्लेशन घट नहीं रहा जितना घटना चाहिए। अब भी आज हमने देखा कि कोर इन्फ्लेशन जो है दिसंबर के महीने में 6.1% था और अभी अंदाजा है आरबीआई के द्वारा कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 core inflation will still be at 5.3%, which is still quite high. Retail inflation is still on the higher side. It is at 5.72%. तो जनसंख्या की समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है और साथ ही साथ आज जो हमारे सीमांचल पे हम देख रहे हैं उत्तर और पूर्व की तरफ चीन का हमें नया एक चुनौती हमको दिख रहा है। ऐसे ही वक्त में हम चाहते थे कि एक ऐसा बजट आए जो देश को दिशा दे, वर्तमान की परिस्थितियों में वर्तमान की चुनौतियों को संभालने के लिए देश को एक नई दिशा दे। लेकिन हमने देखा कि इस बजट में ये जो चुनौतियां हैं इनके लिए इनके पास कोई उपाय नहीं। सर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बॉन्ड्स को देखकर विभिन्न प्रकार की रेटिंग देती हैं। मैं भी इस बजट को एक रेटिंग देना चाहूंगा। बजट को मैं रेटिंग देता हूं ए रेटिंग सर, ए रेटिंग। पर ये ए वो वाला ए नहीं जो हमको स्कूल के परीक्षा में मिलता है। ये ए सिर्फ अडानी का ए है, जो क्योंकि ये इस बजट में जो भी बड़ी बड़ी घोषणा है सर, जहां पे हजार करोड़ में, जहां पे लाइन आइटम में हजार करोड़ आपको दिखाई देंगे बजट एट अ ग्लांस शीट में, सबके पीछे आपको अडानी का फायदा दिखाई देगा। और यही हो रहा है सर, पिछले 3-4 वर्षों के बजट में यही हो रहा है। यह बजट जो अडानी जैसे बड़ी कंपनी है दलाल स्ट्रीट पर, उनके लिए बहुत अच्छी बजट है और जो गरीब, बेरोजगार, मध्यम वर्ग है, जो साधारण लोग हैं, उनके लिए इस बजट में कोई मायने नहीं रखता। इस बजट में क्या बोलते हैं सर, इनका जो सबसे बड़ा जो कॉलिंग कार्ड है जिस पर ये बहुत गर्व महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं कि हमने कैपेक्स बढ़ाया। सरकार ने अपने खर्चे के द्वारा 10 लाख करोड़ का आज हमने कैपेक्स दिया। पूरा आपका एक्सपेंडिचर लगभग 45 लाख करोड़ है और उसमें से जो आपका कैपेक्स है वो 10 लाख करोड़ है। इसको लेके बहुत वाह करते हैं सर, लगता है कि इससे ही पूरा बेरोजगारी कम हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा सर, इस वर्ष 10 लाख कैपेक्स था, पिछले साल आपको याद होगा 7 लाख कैपेक्स था, उससे पहले 5 लाख कैपेक्स था, उससे पहले 3 लाख कैपेक्स था। नतीजा क्या, बेरोजगारी अभी भी 8% पे। नतीजा क्या कि गरीबी की रेखा से लोग और नीचे चले गए हैं। नतीजा क्या कि आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कम होते आ रहे हैं। और बहुत अगर आप बारीकी में जाएंगे तो इस बजट में जो कैपेक्स का जो बजट है 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ जाता है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट बोले तो हाईवे, ट्रांसपोर्ट बोले तो एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवेज। और अभी हमने क्या सुना कि हाईवे का मतलब अडानी, पोर्ट का मतलब एयरपोर्ट का मतलब, तो ये सर यही इनकी मंशा है कि सरकार बनाए हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल और बाद में एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा
ये सारे प्रोजेक्ट अडानी को दिया जाए, यही इनकी मंशा है। यही हमने देखा है सर, ये कोई नई बात नहीं है। आज इनके ये जो बार बार वाहवा लेते हैं कि 10 लाख करोड़ सरकार ने खर्च किया है, निजी क्षेत्र ने क्यों नहीं किया? प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कहां है? आज प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को सर मैं यील्ड नहीं कर रहा सर, मैं यील्ड नहीं कर रहा सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सॉरी, जस्ट सर बार बार ऐसे तो एक बार आप इंकरेज करेंगे तो बार बार होते जाएगा सर। नहीं। आप प्रेसिडेंट देख लीजिए सर, एक बार ये शुरू हो गया तो ये वाला ट्रेंड रुकता नहीं है सर, ये ट्रेंड रुकता नहीं है सर। अभी तो बड़ी शुरुआत के, अभी अडानी का नाम बहुत बहुत आएगा सर। अभी निशिकांत जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अभी बहुत नाम आने वाला है। सर मैं पूरा भाषण बोल देता हूं, उसके बाद उनको जो भी जितने आपत्ति जनाने हैं एंड में बोल दीजिए सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्ट ना करना पड़े, इसकी ये इनकी रणनीति है। My advice would be you can avoid specifically mentioning the name. That is my advice to you. थैंक यू सर। सर may I continue? So ये जो है, ताकि निजी क्षेत्रों को इन्वेस्ट ना करना पड़े, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाए और फिर एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा इन्होंने एक लंबी लिस्ट बनाई है जिसमें इनके नीति आयोग ने कहा है कि क्या क्या एसेट मोनेटाइज करेंगे। ये स्टेट हाईवे को बेचेंगे, ये एक्सप्रेस वे को बेचेंगे, ये पावर ट्रांसमिशन को बेचेंगे, ये अर्बन बस टर्मिनल्स को बेचेंगे, ये वेयर हाउसेस को बेचेंगे, ये गैस पाइपलाइन को बेचेंगे। और किसको बेचेंगे? वो ए रेटिंग, जो ए बजट है ना सर, उसी को बेचेंगे सर। अब तो खुश हैं, अब तो मैं नाम नहीं ले रहा, ए कंपनी को बेचेंगे। तो सर ये एसेट जो बनता है पब्लिक मनी से बनता है, और एसेट जो मोनेटाइज होता है वो क्रोनी कैपिटलिज्म के द्वारा होता है सर। लेकिन सर हम जानकारी भी जानना चाहेंगे कि आप पिछले 3-4 सालों से आप कैपेक्स कर रहे हैं, आप कैपेक्स बढ़ाए हैं, तो आपके पास I can only read out. नहीं, बस ये है एलिगेशन अगेंस्ट एनी पर्सन, नॉट मेक एनी एलिगेशन। नो एलिगेशन अगेंस्ट, जो आप पहले भी कहे थे, एलिगेशन अगेंस्ट एनी पर्सन, नॉट नेसेसरली अ मेंबर ऑफ दिस हाउस। व्हेन यू आर मेंशनिंग अ नेम, इफ ही इज नॉट अ मेंबर इन द हाउस, how can he defend himself? So that Adani is not a name; he is the name of a company. even if, sir, thank you sir. just let me complete. Thank you sir. Let me Sir, may I complete. continue sir? Professor Sir, Roy, may I please continue? sit down. May I continue sir? Nishikant ji, May I please continue sit sir? down. Sir The ये speaker may at any time yes prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the house. How is it dignity, sir? No, sir the speaker has to take that decision. yes He is saying yes, sir. That will Or that no public interest is served by making such allegation. sir So in that respect, I have requested you not to mention the name. सर with all due respect will be sir, too far-fetched. मेरे जो भी आरोप है सरकार पर है, मेरे अभी तक जो भी एलिगेशन है वो भी सरकार पे बनाया है, Please continue. जो और इसीलिए किसी निजी Please कंपनी पर आरोप continue. नहीं है, Please आरोप continue. सरकार पे है Please सर। पर आपका जो एडवाइस है, परामर्श है, मैं लेता हूं, कबूल करता हूं। तो सर ये जो कैपेक्स ये बढ़ाते जा रहे हैं, इसको लेकर कितना जॉब्स बना सर, वेजेस कितने बढ़े, इसके पास कोई आंकड़ा है? आप सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट में जो बजट मिलता है 5 लाख करोड़, हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं हमारे रेलवे विभाग के मंत्री, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट बजट इनके विभाग को मिलता है। तो सर हम भी चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो रेलवे विभाग में। रेलवे विभाग में सर इस बार मिला है, ठीक है, इस बार मिला है, सबसे ज्यादा मिला है तो रेलवे। हमारी अपेक्षा है कि रेलवे विभाग में अभी 3 लाख नौकरी पद पे कोई नहीं है सर, वैकेंसियां है रेलवे विभाग में, तो उसको तो भरे।
आज हम ये जानना चाहते हैं कि रेल में जो अलग अलग ये रेक्स आएंगे, ये जा रहे हैं स्टोर्स में आएंगे, नए नए जो कोचेस बनेंगे, कितने नए रोजगार होंगे, इससे कितने नए रोजगार सृजित होंगे, या सारे रोजगार जो पहले के जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है वहीं पे जाने वाले, ये हमारा चिंता है। सर बहुत बड़ी बड़ी बातें, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है सर, हमें गर्व होता है, लेकिन गर्व के साथ हमें थोड़ी डिग्निटी और ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए सर, क्योंकि सर आज हमारा मुकाबला किसके साथ है? अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, हमारा मुकाबला आज चीन के साथ है। आज चीन का जो पर कैपिटा इनकम, जिसका जिक्र हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था कि लगभग 1,90,000 का हमारा पर कैपिटा इनकम है। सर चीन का पर कैपिटा इनकम हमसे 6 बार ज्यादा है। अमेरिका का ये पर कैपिटा इनकम हमसे 35 गुण हमसे ज्यादा है। तो भले ही हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हो सकते हैं सर, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम में देखें तो 80 करोड़ लोगों को आज बिना मूल्य के जो अनाज मिल रहा है, वहीं पर हमारी सच्चाई है। और कितना आगे हमको जाना है, ये हमको आज कबूल करना पड़ेगा, ये सच हमको कबूल करना पड़ेगा। तो आपने कैपेक्स का एक बजट बनाया, एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया, ठीक है, कभी ग्रोथ आपने सरकार ने बोलती है कि हम ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, आरबीआई बोलती है हम इन्फ्लेशन पे ध्यान देते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि रोजगार पे कौन ध्यान देगा सर? रोजगार निर्धारित बजट कब बनाएंगे? व्हेन विल वी मेक अ जॉब्स ओरिएंटेड बजट? सर कैपेक्स के साथ मेरा दूसरा सवाल है ये कि कैपेक्स तो सरकार का बढ़ रहा है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है सर, उनका अगर आप उन पर देखेंगे, उनका एक्सपेंडिचर वही फ्लैट है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को और पैसा नहीं दिया जा रहा। एक्चुअल अगर आप देखें एक्सपेंडिचर 2021-22 में, तो लगभग 4.37 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिया था। और बीई देखे 23-24 को, तो जहां पे पहले 21-22 में एक्चुअल्स में 4.37 लाख करोड़ था, बीई 23-24 में 4.87 लाख करोड़। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है, उनको हम ताकत क्यों नहीं दे रहे? हमारे इतने नवरत्न है, मिनी रत्न है, वहां पे कितने सेमी स्किल्ड लोग वहां पे काम करते हैं, उनको वहां पे हम क्यों नहीं उनको और पैसे दे रहे? उनका कैपेक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे? सर मेरे ही उत्तर पूर्वांचल में नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन है, नुमलीगढ़ रिफाइनरी है, कोचिन में शिपयार्ड है, इतने सारे लिस्ट है सर, आपके यहां पे भी होंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पर आज उनको किसी प्रकार से सहायता सरकार से नहीं मिल रहा। वो डिविडेंड देते हैं बेशक सरकार को, लेकिन सरकार से कैपेक्स खर्च कम, उनको पैसा नहीं मिलता सर। आज स्टेट्स को इन्होंने 50 ईयर की लोन दी है, 1 साल उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन स्टेट्स आज भी जिस प्रकार से लोन का फायदा लेना चाहते नहीं ले पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में पहले जैसा डिस्कशन जो प्लानिंग कमीशन में होता था आज नहीं होता है। सेंटर बस डिक्टेट देती है, सेंटर बस इंस्ट्रक्शन देती है और स्टेट को मानना पड़ता है, लेकिन स्टेट के साथ काम नहीं करते। तो इनका पूरा जो कैपेक्स है सर, ये पूरा जो कैपेक्स है, मैं दोबारा आरोप लगा रहा हूं, एक विशेष एक कंपनी को फायदे दिलाने के लिए इनका कैपेक्स का स्ट्रेटेजी है, जॉब्स ओरिएंटेड नहीं है। अब दूसरी बात सर, ये दूसरी बात के लिए बहुत वाह लेते हैं कि हमने फिस्कल डेफिसिट का जो ग्लाइड पाथ है वो हमने मेंटेन किया है। इस बार बीई 23-24 में इन्होंने फिस्कल डेफिसिट 5.9 रखा, पिछले साल 6.4 रखा, ठीक है, अच्छी बात है। फिस्कल डेफिसिट ग्लाइड पाथ, फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेट होना चाहिए, लेकिन इसका बोझ किसने उठाया सर इस बजट पे? इसका बोझ अगर किसी ने उठाया फिस्कल डेफिसिट का, तो आज गरीब और मध्यम वर्ग ने उठाया। कैसे इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन किया? उन्होंने फूड और फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी है उनको इन्होंने घटाया सर, यूरिया पे इन्होंने सब्सिडी घटाया, न्यूट्रिएंट बेस पे सब्सिडी घटाया, फूड सब्सिडी जो एफसीआई को जाता है उस पर उन्होंने पैसा घटाया, फूड सब्सिडी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे जाता है उसमें वहां ने घटाया। 2022-23 में एनएफएसए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, 72,000 करोड़ का फूड सब्सिडी था, वो घटकर आज 59,000 करोड़ हो गया। फूड सब्सिडी जो पहले एफसीआई में 22-23 आरई में 2.1 लाख करोड़ था, आज वो घट के 1.37 लाख करोड़ हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ठीक है आपने फिस्कल डेफिसिट आपको मेंटेन करना है, पर इसका बोझ गरीब क्यों उठाए? इसका बोझ किसान क्यों उठाए? इसका बोझ आज मजदूर क्यों उठाए? कहां गए आज यहां इनके जो करीबी दोस्त थे, जो ए और विभिन्न जो इनके करीबी दोस्त थे, जिनका लोन उन्होंने उनका कर्जा माफ कर दिया, वो उनका निवेश कहां है?
आज ये हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जो अपने फैक्ट्री बैठाते हैं मोबाइल फोन्स के, टीवी सेट्स के, कनेक्टर्स के, उनका तो कस्टम्स ड्यूटी घटा दिया, उनका कस्टम्स ड्यूटी घटा दिया। कॉर्पोरेट टैक्स, सर कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने घटा दिया। ये 2 से 3 साल पहले 30% कॉर्पोरेट टैक्स था, 22% कर दिया। अच्छा, तो जब आपको रेवेन्यूज मेंटेन करने हैं तो आप अपने एक्सपेंडिचर गरीब और सोशल सेक्टर पे जो एक्सपेंडिचर है वो आप कब करेंगे, और जब आपको अपने अमीर दोस्तों को जब फायदा देना है तब आपको फिस्कल डेफिसिट याद नहीं आता। कितना नुकसान हुआ सर। आज कॉर्पोरेट टैक्स जो उन्होंने 30 से 22% कर दिया, लगभग 1.8 लाख 1.80 लाख करोड़ का आज नुकसान हुआ है सिर्फ इनके कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट से। 1920 में 86,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 2021 में 90,000 करोड़ का ये नुकसान हुआ, ये कमिटी ऑन एस्टिमेट्स ने कहा। तो तब इनको याद नहीं आता। टैक्स रेवेन्यूज बिल्कुल फ्लैट है सर, इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा। 18 लाख करोड़ एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 21-22 में, और आज बीई में सिर्फ 23.3 लाख। रेवेन्यूज नहीं बढ़ा पा रहे हैं सर। तो ये बार बार अमीरों को रेवड़ी देते हैं सर। रेवड़ी जब गरीबों को जब मदद करना हो तब उनको दर्द होता है, लेकिन जब अमीरों को मदद करना हो, सरचार्ज जब घटाना हो, तब उनको रेवड़ी, तब उनको दिखाई नहीं देता। आज सरचार्ज में क्या किया सर, जो 5 करोड़ से ज्यादा जिनका एनुअल इनकम था उन पे सरचार्ज 37% था, आज घटा के 25% कर दिया। पहले एक अंतर होता था, दो जिनका एनुअल इनकम 2 करोड़ और जिनका एनुअल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा था, इन दोनों वर्गों में अलग अलग सरचार्ज रेट थे। आज इन्होंने दोनों को घटा दिया। तो क्या हो रहा है सर कि फर्टिलाइजर, फूड सब्सिडी घटाओ, मिल्क, दूध के दाम बढ़ाओ, और अमीर दोस्तों के सरचार्ज कम करो, उनके फैक्ट्रियों के इनपुट के पे जो कस्टम्स ड्यूटी कम करो। आज यही हो रहा है सर। आज क्या देख रहे हैं, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई सर, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 60% जो जीएसटी है, 64% टू बी प्रिसाइज, 64% ऑफ जीएसटी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द बॉटम 50% ऑफ आवर कंट्री। यह है आज सच्चाई। देश का जो सबसे अमीर वर्ग है सिर्फ 10% जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है, और जो बॉटम 50% है सर, जो गिर गिर के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, गिर गिर के अब वो हॉस्पिटल में जा रहा है, उस पर वो जो 50% के नीचे वर्ग है लगभग 64% जीएसटी देते हैं सर। आज फ्यूल पे कोई उनको सहायता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे कोई सहायता नहीं, कुकिंग गैस पर कोई सहायता नहीं। 14 kg का गैस सिलेंडर आज लगभग दिल्ली में 1000 रुपए का हो गया है सर। जिनी इनइक्वालिटी, जो हमारे अंतर जो हो गया है गरीब और अमीरों के बीच में, जो अंतर है वो आज बढ़ गया है इनके सरकारों में। और ये अच्छे दिन की बात करते हैं। अच्छे दिन आए हैं तो अडानी के आए हैं, और गरीब के लिए आए हैं तो सिर्फ बुरे दिन, महंगाई और बेरोजगार आए हैं। ये तो आरोप तो नहीं है सर, ये आरोप है क्या उनको? आरोप तो नहीं है इनके सर गरीब को क्या मिलता है सर इस भाषण में? गरीब को सिर्फ भाषण मिलता है सर। क्या क्या सपने दिखाए थे? 2022 में हम आए हैं, सबको घर मिल जाएगा, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 में। 2022 में क्या होगा? किसानों का जो उनका आमदनी है दुगुन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2022 तक स्मार्ट सिटीज हो जाएंगे, गंगा नमामि गंगा हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अगर से कुछ हुआ है तो दूध का दाम बढ़ा है। किसानों की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सर। आप तो क्लाइमेट चेंज और उड़ीसा में बहुत आपने देखा है। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर अगर किसी पे प्रभाव पड़ता है तो वर्षा किस समय पर होती है, रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं आज वो सब बदल चुके हैं। जिस वक्त वर्षा होनी चाहिए नहीं होती है, और जिस वक्त वर्षा होनी चाहिए उस टाइम नहीं होती, जिसके कारण क्या हो रहा है, आज किसान का फसल और उसका जो उत्पादन है नहीं हो रहा है बाजार में, जो इसीलिए उसके उत्पादन का दाम बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने इस बजट में क्या किया है, जो किसान के लिए आज इरिगेशन, लगभग 50% किसान आज वर्षा पर निर्भर करता है। इन्होंने कृषि सिंचाई योजना का जो बजट है उसको उन्होंने घटा दिया है, सर। लगभग 8,600 करोड़ का इन्होंने इरिगेशन पे स्कीम का बजट है, जबकि पिछले वर्ष 10,000 करोड़ का था। प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात की थी ताकि उचित मूल्य मिले, आज वो प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं है। टमाटर
प्याज, आलू के लिए इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन्स का इन्होंने घोषणा की थी, 2014 करोड़ का, आज उसमें 50% प्रतिशत हुआ है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम नहीं है। आज एमएसपी का लॉ, एमएसपी का कोई लॉ का जिक्र भी नहीं कि एमएसपी लॉ इस साल आएगा, कब आएगा, कोई जिक्र नहीं। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, कोई जिक्र नहीं। एमएसपी को गारंटी, कोई जिक्र नहीं। केसीसी लोन को लेकर आज किसान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि केसीसी लोन का कर्ज भी वो वापस नहीं कर पा रहा। अगर सरकार से कुछ मैं गुहार लगाऊंगा तो ये गुहार लगाऊंगा कि जिस प्रकार से अपने बड़ी कंपनियों का अपने लोन माफ किया, किसानों के केसीसी लोन का भी कर्ज आप माफ करें। सर आज देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमने आवास योजना के लिए हमने बजट बढ़ाई, हमने जल जीवन योजना के लिए बजट बढ़ाई। ठीक है सर, उन्होंने 2 योजनाओं के लिए बजट बढ़ाई, लेकिन किसका बजट घटाया? एमजीएनरेगा का बजट घटाया, ऐतिहासिक रूप से उन्होंने घटाया। और क्या बोलते हैं कि सर ये तो डिमांड बेस्ड है, हम डिमांड जब आएगा तो हम देखें। आप पिछले साल के रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना डिमांड आता है आप देख लीजिए। ये सिर्फ आप एक चाहते हैं कि आप अभी बजट में कम रुपए दें, बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट के द्वारा ज्यादा रुपए बढ़ाए। और इस प्रक्रिया से क्या होता है सर मेरी बात देखिए, सुनिए सर, उड़ीसा में भी ये समस्या है। जब इस प्रकार से ये काम करते हैं कि बजट में कम पैसा दो, बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में पैसा बढ़ा दो, तो क्या होता है? मजदूर को समय पर वेज नहीं मिलते। मजदूर को उनके जो पेंडिंग वेजेस है बढ़ते जाते हैं, समय पे नहीं मिलते। आज ये पेंडिंग वेज का जो अमाउंट है सर बढ़ता जा रहा है। आज इस फाइनेंशियल ईयर में 690 करोड़ का ये पेंडिंग वेजेस का इनका ड्यू है सर। ये आज ये नहीं कर पा रहे, ये आज इनकी एक समस्या है। सर आज किसान की मैं बात कर दिया, दूसरी मैंने आपको बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की। अब सर मैं बात करना चाहूंगा कि जो हमारे सीमा पर जो आज एक चुनौती मंडराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो चुनौती हमको दिखाई दे रहा है, उत्तर भी है, पूर्व में भी है सर। अब उसमें हम देख रहे हैं कि डिफेंस में आज आप हमारी सेना इस सरकार से चाहती थी कि लगभग 20% बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ 13% बढ़ोतरी की है। सिर्फ 13%, जहां पे 20% बढ़ोतरी होनी चाहिए। कैपिटल आउटले आपका 1.62 लाख करोड़ है, वो भी पिछले साल के तुलना में 20% हाइक नहीं है। आज वायु सेना तरस रहा है कि हमको 42 फ्लाइंग स्क्वाड्रंस चाहिए, आज भी उनके पास फ्लाइंग स्क्वाड्रंस 42 नहीं है, देयर इज अ शॉर्टेज। नेवी चाहता है कि आईएनएस विक्रांत पे हवाई अड्डे, हवाई जहाज उतरे, लेकिन आज भी आईएनएस विक्रांत पे फाइटर जेट्स उतर नहीं पा रहे सर, पैसे की कमी है। सर सुखोई के लिए आज सुखोई को हमको अपने मशीन और हमारे एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना है, उसके लिए हमको पैसे चाहिए, उसके लिए ये पैसे नहीं दे रहे, तो कैसे लड़ेंगे? जो चुनौती जो है उससे चुनौती के साथ कैसे लड़ेंगे? चीनी चुनौती के साथ कैसे लड़ेंगे? और सर देखिए हमारे सरकार के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि आज जो हमारा संबंध है चीन के साथ पहले जैसा नहीं है, लेकिन हुआ क्या? मैं वित्त मंत्री से मैं गुहार लगाऊंगा कि आप अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री से बात करिए। सर चाइना से इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। 2014 से चाइना से इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है सर। ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ लगभग $36 बिलियन था, आज 2021 में लगभग $70 बिलियन हो गया, दुगुन बढ़ गया इन्हीं के टाइम पे सर। क्या मैसेज जा रहा है हमारे सेना को? हम ये सेना को बोलते हैं कि आप सीमा पे आप वहां पे जुटे रहिए, लड़े रहिए, और हम वहां से चीनी सामान हम खरीदते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार के पास क्या नीति है? वो बोलते हैं कि सर जो मोबाइल फोन के जो पार्ट्स आते हैं, जो मेडिसिन के जो एपीआईज आते हैं, वो चीन से आते हैं, इसलिए हमको चीनी पर जो हमारी निर्भरता है वो बढ़ती ही जा रही है। ये कैसा स्कीम बनाया आपने? ये पीएलआई का आपने कैसा स्कीम बनाया कि जहां पे हमारा भी विकास हो रहा है, हम अपने ही विकास में चीन का भी विकास कर रहे हैं? ये कैसा स्कीम है? पूरा देश, पूरी दुनिया आज चीन से अपनी सप्लाई चेन्स हटा रही है। दुनिया आज अपनी चीन पे जो निर्भरता है कम कर रही है, और एक लौता देश मोदी सरकार की जो ये नीति है, जो भारत की कमजोरी जो चीन के आयात पे है, निर्यात पे है, उस पे और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सर। बहुत ही गलत संदेश जा रहा है सर। आज चीन हमारे पड़ोसी देश के साथ संबंध बढ़ाया जा रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, आपने एमईए के बजट में कितना आपने इंटरनेशनल एड दिया? कहीं आपने किसी विदेशी सरकार को कुछ बसेस दे दिए, उसको लेके वाह वाह कर रहे हैं?
आज ऐसी एक नौबत आ गई सर कि बस देते हुए हमारी सरकार उनको महसूस होता है कि हमने चीन की तुलना में अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना लिया। तो सर ये इसलिए हमको लगता है कि इनकी जो आंख है, आंख से वो ए रेटिंग जो है, ए रेटिंग बना ही रहे, इसलिए इनकी ये बजट इस पर ये करते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग पे क्या हो रहा है? अगर हमको चीन से मुकाबला करना है, हमको अपने अर्थव्यवस्था को ताकतवर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आज एक्सपोर्ट्स गिरे हैं सर, 12% एक्सपोर्ट गिरे हैं। ओवरऑल ग्रोथ इन 8 कोर सेक्टर्स इज अ मिनिमम 9.8% सर। दिस इज नॉट इवन close to the nominal growth, is only 9.8%. Growth rates for coal is minimal, refinery minimal, steel minimal, cement minimal. Manufacturing as contribution to gross value addition is only 17%, and this government had a target of 25%, sir. And we're only at 17%. रुपए का वैल्यू कम हो गया। आप ही के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे क्या बोलते थे कि जब रुपए का स्तर गिरता है तो देश का जो हमारा जो सम्मान है वो सम्मान भी गिरता है। तो जब पिछले साल एशिया में सबसे कमजोर करेंसी रुपया का था, तब आपने क्या सोचा? तब भी आपके पास एक सुविधा थी कि ये जो रुपए गिरते हुए आ रहे हैं, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स को कंपटीशन मिलना चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। आपने उस प्रकार की ट्रेड और करेंसी आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, जिससे कारण आज क्या हुआ? आपके इस विफलताओं से 2020 में वर्ल्ड बैंक ने कहा लगभग 5.25 करोड़ भारतवासी दोबारा गरीबी रेखा में आज वो वापस चले गए हैं। रियल जीडीपी आज कम हो चुकी है, घट रही है धीरे धीरे। आज 23-24 में जीडीपी लोगों का अनुमान है कि 6.5% है और 22-23 में लगभग ओनली 7%। जम्मू कश्मीर की ये बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है। जब 17-18 का वर्ष था तो जम्मू कश्मीर में निवेश 840 करोड़ था, आज 21-22 में ओनली 376 करोड़, आधा से कम हो गया है सर। और ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, धिक्कार है सर ऐसी नीति पर जो ठंड के वर्ष में आज जम्मू कश्मीर के लोगों को बुलडोजर से तोड़ रही है। धिक्कार है ऐसी नीति पर जो रातों रात एक राज्य को, उस राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूटी बना देती है, और राज्य का दर्जा दिखाने का आज तक इन्होंने कोई घोषणा नहीं की सर। हमको देखना है इसकी हमारे रोजगार कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रोजगार है, ऐसी नीति बनाई है सर जहां पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। आज गारमेंट्स में लेबर है, एपरल्स में लेबर है, टेक्सटाइल्स में लेबर एम्प्लॉयड है, फूड प्रोसेसिंग में लेबर एम्प्लॉयड है, लेदर, फुटवेयर, वुडन फर्नीचर पे लेबर बहुत से एम्प्लॉयड है। इन सेक्टर्स के लिए अच्छा एक स्कीम निकालिए। पीएलआई सिर्फ, और पीएलआई से सब कुछ नहीं होने वाला, पीएलआई एक सब्सिडी है सर, एक सब्सिडी से पूरा आपका सेक्टर नहीं बनने वाला। ये जो सेमीकंडक्टर्स में हम पीएलआई दे रहे हैं, आपको पता है कि चीन में $140 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है आज चीन में ऑन सेमीकंडक्टर्स। यूएस में आज इंटेल और ताइवान जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है आज यूएस में जाके $100 of billions का सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम सेमीकंडक्टर्स पे रखें तो हम पूरा कंपीट नहीं कर पाएंगे और रोजगार नहीं दे पाएंगे सर। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे वास्तविक जो इंडस्ट्रीज है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, और पीएलआई स्कीम ऐसे और पीएलआई जैसे और भी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स आने चाहिए। Just to remind you, you have already spoken for half an hour. सर थैंक यू सर। सर उत्तर पूर्वांचल की बात आती है, सर उत्तर पूर्वांचल में नागालैंड और मेघालय, त्रिपुरा, सर वहां पे इंडस्ट्रियल बेस बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो पहले जो हमारे यूपीए के टाइम में जो स्कीम था नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, उसको दोबारा लागू करिए। उस टाइम आपको जब आपको स्कीम काटना होता है तो आप बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इंडस्ट्री को नहीं देना चाहिए, कैपिटल सब्सिडी इंडस्ट्री को नहीं देना चाहिए, तो फिर पीएलआई में कैसे देते हैं? अगर पीएलआई में दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं कंडीशन बांधते कि पीएलआई में इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री नागालैंड में बैठेगा, पीएलआई का टेक्सटाइल का इंडस्ट्री मेघालय में बैठेगा, पीएलआई का फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री त्रिपुरा में बैठेगा। इस प्रकार की नीति आप क्यों नहीं बनाते सर? प्लांटेशंस में आज हमारे बहुत से लोग रबर प्लांटेशन में काम करते हैं केरल में,
चाय बागान के प्लांटेशन में लगभग 10 लाख काम करते हैं सर। इनको भी हमको देखना है, क्योंकि ये सेक्टर्स में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और इनके भी यही मांग है कि ये जो 2 प्लांटेशंस है, टी एंड रबर स्पेसिफिकली, दे शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड पुट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, so that the livelihood, so that the small farmers can get access to subsidies, training and high quality planting material. The Toklai Tea Research in Assam is craving for funds and I hope you give that. Sir, I'll want to slowly come down to my conclusion. Sir, मैं सिर्फ नकारात्मक बात नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सकारात्मक बात भी बोलना चाहता हूँ। सर, मेरा सकारात्मक बात यह है कि इन्वेस्ट, कंक्लूडिंग सकारात्मक, Not slowly, but speed it up. I'll try, sir. सर, वो कुछ मोबाइल देखते हैं सर, वो 2x की स्पीड में आता है, वो उस पर का नहीं कर पाऊंगा सर। I am not telling you 5G. ठीक है सर। Not सर 5G, अभी not if I request you sir, I request this government to, instead of investing on big corporations, invest in human capital, invest in higher education. So that in Peking University in China, वो रैंक्ड आज 39 पे है यूएस न्यूज पे, और हमारा जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में, वो 551 रैंकिंग पे है. सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन हायर एजुकेशन, वी हैव टू इन्वेस्ट इन साइंस. This is what our India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, said, that for India to progress, we must cultivate a scientific temper. That scientific temper, sir, we don't see it. This is a government that believes in myths and mythologies, in creating fake narratives, in creating fake victims, but does not believe in science, sir. So I urge that look at startups. I want to point to a very alarming point. स्टार्टअप्स की बात करते हैं, यूनिकॉर्न की बात करते हैं. आपको पता है स्टार्टअप सेक्टर में आज टेक वैल्यूएशंस गिर रहे हैं. आपको पता है कि आज स्टार्टअप्स में फंडिंग कम हो रहा है. मार्च के 2022 में 3.5 बिलियन स्टार्टअप्स में निवेश हुआ था. दिसंबर तक मंथली इन्वेस्टमेंट 3.5 बिलियन से 900 मिलियन हो गया. आज यूएस में 330 बिलियन का आज वहां पे एक स्टार्टअप इंडस्ट्री है. तो आज हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें. सर, आप सर्विसेज पे ध्यान दीजिए. अगर हम देख रहे हैं कि आज अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई पकड़ रहा है तो हमारा मध्यम वर्ग पकड़ रहा है. प्राइवेट कंजम्पशन इज हैपनिंग सर, एंड दैट इज कीपिंग द इकोनॉमी अलाइव. And where is this investment going? It's going in trade, hotels, restaurants, transport, storage, communication, social and personal services. The services sector contribute 53% to our gross value addition. So this is where we have to invest in our services. We have to invest in cities and towns. Look at what is happening in Joshimath, sir. आज हमारे बहुत से हिमालयन रेंज में ऐसे शहर हैं जिनकी लोड बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म का फुटफॉल हो रहा है. हमें नियंत्रण बनाना है सर. टूरिज्म भी चाहिए लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए. तो सर, आज हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी पर आपके सरकार ने वायु प्रदूषण पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम निकाला. वो प्रोग्राम आज पूरी तरीके से विफल हो गया है. पूरी तरीके से विफल. सारे शहर जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में सिटी एयर एक्शन प्लान्स निकालते, सारे कार्बन कॉपी है सर, कट एंड कॉपी पेस्ट. कुछ नहीं हो रहा सर. पूरा पैसा जो 15 फाइनेंस कमीशन में दिया था वो व्यर्थ हो गया है. मिलेट की आप बात करते हैं, श्री अन्ना की बात करते हैं. मैं स्वागत करता हूं कि आपने मिलेट पे इतना जोर दिया, लेकिन मिलेट के साथ सर मेरा परामर्श ये भी होगा कि इसको डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट एंड डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े, आईसीडीएस और पीडीएस से जुड़े, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है. और अगर मैल न्यूट्रिशन को अगर हमें खत्म करना है तो पीडीएस के द्वारा, मिलेट और आईसीडीएस के द्वारा आंगनबाड़ी सेंटर्स में लोगों को यह जानकारी इसलिए जाए. एंड में जाके मैं ये बोलना चाहूंगा कि सरकार को पारदर्शी होना चाहिए. पारदर्शी होना चाहिए. लेकिन लोकतंत्र का एक मूल्य है पारदर्शी. लेकिन जब भी हम कोई सवाल उठाते हैं, विपक्ष उठाती है या मीडिया उठाता है, हम भी सर लोकतंत्र के पार्ट है. विपक्ष भी दबाव बनाता है जनहित में, पर जब भी हम कोई सवाल उठाते हैं तो हमारे सवालों को नजरअंदाज किया जाता है, हमारे आवाज को बंद किया जाता है. जब हम पूछते हैं कि पीएम केयर फंड जो एक सरकारी फंड नहीं है, उसमें सरकारी लोगो कैसे लगा, हुआवे जैसे चाइनीज कंपनी ने 7 करोड़ कैसे दिए, तब कुछ आवाज नहीं आता. आरटीआई तक का जवाब नहीं आता. जब हम मांग करते हैं कि ऐसे वक्त में जब एक पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन डाउन हो रहा था, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और सर्कुलर ट्रेडिंग के लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे, जब कोई रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी के एफपीओ में नहीं आया, तो किसने दबाव बनाया कि एसबीआई और एलआईसी ऐसे संवेदनशील समय पर एंकर इन्वेस्टर बने? किसने दबाव बनाया एसबीआई और एलआईसी पर? ये हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और पब्लिक फेथ और पब्लिक मनी का देखभाली करना हमारा जिम्मेदारी बनता है. तो
तो मैं सरकार से बोलूंगा कि वो साहस दिखाएं। अगर जांच हो तो जांच से डरना नहीं, पीएम केयर्स पे भी जांच हो और अडानी के और ये LIC SBI पे जो पूरा रिश्ता हुआ इस पर भी जेपीसी होने की हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।